टीम मेंबर्स टाइम हमाद हसन और नेहा के साथ प्रेजेंट कर रही हूँ लर्निंग ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो है बिजनेस इंटीग्रेशन, मार्केट की कंसंट्रेशन, उसके बाद एक्सटर्नैलिटीज, कंपटीशन पॉलिसी, मोनोपोली और फाइनली गवर्नमेंट प्रोविजन इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन, जो हमारे पास नेहा प्रेजेंट है। Assalamu alaikum. My name is Neha Sattar and today is my presentation. My first topic is business integration. What about business? कि business क्या है? एक ऐसा काम करना जिसका कंसर्न जो है वो प्रॉफिट अर्न करना। जैसे मैं एक काम कर रही हूँ पेन बना, ठीक है, पेन बनाते हुए कोई कॉस्ट लग रही होगी भाई, उसकी निब वगैरह है, उसकी प्लास्टिक्स वगैरह है, कॉस्ट लग रही है मेरी पर यूनिट 10 रुपीज़। लेकिन मैं जो बेच रही हूँ वो 15 की बेच, 5 रुपये इजाफी बेच रही हूँ। इजाफी रकम जो है वो मेरा प्रॉफिट है। तो मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ जिससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो है बिजनेस। दूसरी चीज़ जो है इसमें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है? मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ को आपस में कंबाइन कर दें। कोई भी चीज़ हो, एक स्कूल है दूसरे स्कूल है, दोनों को कंबाइन कर दिया, या किसी भी चीज़ को आपस में कंबाइन कर दिया, लेकिन साथ में इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। जैसे दो मुख्तलिफ फर्म को आपस में कंबाइन कर देना बिजनेस इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी टेक्सटाइल फर्म है और फूड फर्म है, दोनों को आप कंबाइन कर दें तो उसका मतलब बिजनेस इंटीग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। ग्रोथ के लिए कोई डायरेक्शन होती है। जैसे हम यहाँ से ICA में आ रहे हैं, वहाँ की कोई डायरेक्शन है, वैसे इसकी भी डायरेक्शन है जो कि प्रोफेसर आइगोर एंसॉफ ने दी है, ठीक है। उसे कहते हैं हम ग्रोथ मैट्रिक्स। उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो हमारा प्रोडक्ट, दूसरी हमारी मार्केट। पहला जो है वो हमारा है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट और मार्केट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रीलॉन्च करते हैं। कैसे करते हैं भाई? उसकी साइज को चेंज करेंगे, उसके शेप को चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि लोगों को वो इंटरेस्टेड लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीदें, लोग उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। अब ईद वगैरह भी आती है तो डेयरी मिल्क वगैरह में क्या करते हैं, ईद मुबारक लिखा हुआ होता है, उसकी पैकेजिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीदें। उसके बाद मार्केट में क्या करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। कैसे अवेयरनेस लाएंगे? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिलबोर्ड्स वगैरह है इसके ज़रिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, और सोशल मीडिया सबसे अहम किरदार अदा करता है क्योंकि सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, ठीक है, उससे लोग अवेयर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं, तो इससे बिजनेस ग्रोथ होती है। उसके बाद है हमारा मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी मार्केट जो है वो न्यू होती है, ठीक है, और हमारी प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे कोई भी शूज़ की ब्रांड ले लें, नाइक, एडिडास वगैरह, ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मार्केट न्यू किस तरह से? भाई नए आउटलेट्स बना रहे हैं। पहले जो है सिर्फ हायर क्लास वालों के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अब मिडिल क्लास वाले के लिए भी बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें, इससे बिजनेस ग्रोथ होती है। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट न्यू होती है और हमारी मार्केट जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। प्रोडक्ट न्यू कैसे होती है भाई? प्रोडक्ट न्यू इस तरह से होती है, हम न्यू टेक्नोलॉजीज को ऐड करते हैं, न्यू फीचर्स को ऐड करते हैं। जैसे आईफोन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, आईफोन 6 था, आईफोन 7 आ गया, उसमें क्या है, न्यू फीचर्स हैं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? जी, सेम है, इसमें डिफरेंस ये होता है उसमें हम पैकेजिंग चेंज करते हैं, लेकिन इसमें हम टेक्नोलॉजीज को चेंज करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन जो है उसमें हम पैकेजिंग चेंज करते हैं, साइज, शेप्स वगैरह, लेकिन हम जो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है इसमें हम नई टेक्नोलॉजीज को लाते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम जिस फील्ड में हैं, जिस फर्म में काम कर रहे हैं, हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई, किसी भी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई भी मसला, हम उस पर डाइवर्सिफाइड कर जाए, दूसरी जगह चल जाए। जैसे मेरी टेक्सटाइल की फर्म है और उसमें मुझे इतना प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा, मैं सोच रही हूँ टेक्सटाइल से मैं फूड की तरफ चलूँ, ठीक है, या इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिलेटेड होता है, एक अनरिलेटेड। रिलेटेड में क्या होता है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, उसमें मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ चल जाऊँ तो ये रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं टेक्सटाइल का काम कर रही हूँ और फूड की तरफ चल जाऊँ तो ये अनरिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी ग्रोथ होने की कुछ फॉर्म्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक होता है।
ऑर्गेनिक में क्या होता है, हम अपनी ही रिसोर्सेज से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे भाई, हम लेबर्स को और हायर करेंगे, नई मशीनरी वगैरह लगाएंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आउटलेट्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। इसमें क्या होता है, स्लो स्लो, मतलब स्लो ये चीज़ बढ़ रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। स्लो क्यों होती है भाई, जाहिर सी बात, इतना ज़्यादा कैपिटल हम एक साथ लगाते नहीं हैं, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम कहते हैं ग्रोथ थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। ग्रोथ थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। मर्जर में क्या होता है, दो मुख्तलिफ फर्म जो हैं उसके ऑनर आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं, मतलब एग्री हो जाते हैं कंबाइन होने के लिए। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, सामने वाला जो ऑनर होता है, कॉम्पिटिटर जो होते हैं, उसके ऑनर एग्री नहीं होते इस बात से कि हम कंबाइन काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उनके शेयर होल्डर को अप्रोच करते हैं, उनके सारे शेयर्स को बाय कर लेते हैं, ठीक है, उनके सारे शेयर्स को बाय कर लेते हैं ताकि हमारा जो है होल्ड ज़्यादा हो उस पर, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 3 तरह से होती है, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन की तरह, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, हमारा सेम फर्म, जब सेम फर्म आपस में कंबाइन हो जाए, ठीक है, सेम फर्म जैसे एक चॉकलेट की कंपनी है, दूसरी भी चॉकलेट की कंपनी है, दोनों आपस में कंबाइन हो रही हैं, ठीक है, या एक किसी भी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल लेस की है, ठीक है, दूसरी कर्लीज की है, मतलब सेम है, तो ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, बैकवर्ड भी होता है और फॉरवर्ड भी होता है, ठीक है। जैसे मेरा काम है ऑयल रिफाइन का, मैं ऑयल रिफाइन कर रही हूँ, प्रोडक्शन का काम है, अब मैं बैक पे जा रही हूँ ऑयल एक्सट्रैक्टिंग पे, ठीक है, मैं उनके साथ कंबाइन हो रही हूँ, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब मुझे सेल करना है, तो मुझे क्या है, पेट्रोल पंप वगैरह स्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या करूँगी, मैं उसके साथ कंबाइन हो जाऊँगी, तो ये मेरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मैंने बता दिया कि दो जो है मुख्तलिफ फर्म आपस में कंबाइन हो जाती हैं, वो रिलेटेड भी हो सकती हैं, अनरिलेटेड भी हो सकती हैं। जब ये कंबाइन हो जाती है तो इनका एक ग्रुप बनता है, जैसे ना हम सारे स्टूडेंट्स से मिला के एक ग्रुप बनाए, वैसे इनका भी एक फर्म्स का ग्रुप बनता है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है मार्केट कंसंट्रेशन। मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी बड़ी फर्म्स होती हैं जो अपना मार्केट में कंसंट्रेशन रखती हैं, जैसे जिनका जितना ज़्यादा शेयर है मार्केट में, उनकी कंसंट्रेशन मार्केट में उतनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमें एक सिर्फ अपना फर्म का निकालना है, अपनी फर्म का निकालना है कि मेरी फर्म की मार्केट में क्या कंसंट्रेशन है, तो मैं क्या करूँगी, इसका फॉर्मूला होता है, मैं अपनी फर्म की जो सेल्स है, भले वो यूनिट पे हो या रुपीज़ में, उसको डिवाइड करवा दूँगी जो है टोटल से, टोटल मार्केट, और उसको मल्टीप्लाई करा दूंगी 100 से, तो ये हमारी मार्केट कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू सो मच। मोनोपोली, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है मोनोपोली, जो कि सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन इसका लफ्जी मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन, यानी कि हमारे पास कोई भी मार्केट ऐसी है जो हमारे पास सिंगल सप्लायर हो या सोल सेलर हो। ये इसकी नंबर 1 कंडीशन है कि अगर कोई भी फर्म हमारे पास मोनोपोली कायम करेगी तो उसकी नंबर 1 कंडीशन होगी कि वो सोल सप्लायर होगी, यानी कि सिंगल सेलर होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा। सब्सिट्यूट होंगे मतलब राइवल्स होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो क्लोज हो, कोई भी ऐसा सब्सिट्यूट नहीं होगा जिसकी मार्केट कंसंट्रेशन उससे बराबर, उस फर्म के बराबर हो। थर्ड कंडीशन क्या है, बैरियर्स टू एंट्री, यानी कि वो नई आने वाली जो फर्म्स नई आएंगी, कंपटीशन पैदा करेंगी, वो उनके लिए बैरियर्स, रुकावटें पैदा करेंगी, सही है। अब हम मोनोपोली का इम्पैक्ट पढ़ेंगे हमारी प्राइस के ऊपर, तो इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे आएगा क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आएगा हमारे पास प्राइस, सही है। ये आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास सप्लाई का, ये आ गया हमारे पास डिमांड का, सही है। अब ये यहाँ पर जो प्राइस थी वो प्राइस थी जो हमारे पास इक्विलिब्रियम थी, यानी कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव फर्म्स कायम करी थी, सही है। और ये वो क्वांटिटी थी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव फर्म्स कायम करी थी।
अब हमारे पास क्या हुआ, मोनोपोली हो गई। मोनोपोली हुई जिसकी वजह से हमारे पास सप्लाई क्या होगी, मोनोपोली जब होगी तो सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। जब सप्लाई कम होगी तो हमारे पास सप्लाई कर्व किस तरह मूव करेगा, आउटवर्ड की तरफ। अब सप्लाई कर्व किस तरह मूव कर दिया, एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गई प्राइस। ये वो प्राइस थी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव फर्म्स दे रही थी, अपना प्रोडक्ट इस प्राइस पे बेचती थी। ये वो क्वांटिटी थी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्रोवाइड करी थी। अब हमारे पास जब आ गया मोनोपोली, यानी कि कोई ऐसी फर्म आ गई जिसने मोनोपोली कायम की है, जिसने ये तीनों कंडीशंस फुलफिल की है, तो हमारे पास सप्लाई का इस तरह मूव करेगा। जब वो इस तरह मूव करेगा तो हमारे पास प्राइस क्या हो रही है, इधर इंक्रीज, क्वांटिटी क्या हो रही है हमारे पास, कम हो रही है। सही है। तो मोनोपोली की वजह से हमारे पास दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारे पास क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। दूसरा हमारे पास प्राइस जो होती है वो पुश अप हो जाती है। ये समझ आ गया? बहुत फास्ट जा रही है, मैं सप्लाई करके बाद में समझ में बंद हो गया। ये सप्लाई मूव कैसे हुआ? ये सप्लाई मूव कैसे हुआ ये आपने अपने सेकंड टॉपिक में समझाया था, जो आपका ही टॉपिक था मेरे ख्याल से, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड। जब हमारे पास किसी भी फर्म में मोनोपोली कायम होती है तो अपनी क्वांटिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। सही है। जब उसने अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज की तो उसकी प्राइस क्या हो गई, हाई हो गई। अब ये हम क्या करेंगे, जब उसने अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज की तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम होगी तो हमारे पास सप्लाई का किस तरह मूव करेगा, उस तरह मूव करेगा। अब समझ आया क्यों हुआ है? तो जब इस तरह मूव कर रहा है तो अब हमारे पास प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, और क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये तो वो दो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो भी फर्म मोनोपोली कायम करती है वो हमारे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर देती है। समझ आ गई? अब हमारे पास मोनोपोली जो है वो कुछ बैरियर्स, रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती है। उसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस तरीके से, अब दो तरीके की होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक हमारे पास होती है रियल, एक हमारे पास होती है फैंसीड। रियल में हमारे पास आता है जैसे इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ हो गए, फैंसीड में हमारे पास आता है जैसे कलर चेंज हो गया या साइज चेंज हो गया, बाकी सब सेम हो। समझ आ गई ये बात? रिपीट कर देना एक बार, रिपीट कर देना। हमारे पास मोनोपोली बैरियर्स पैदा करने की कोशिश करती है, रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती है नई आने वाली फर्म्स की। किस तरीके से करती है, प्रोड्यूस डिफरेंशिएशन करती है। जैसे हमारे पास एक साबुन हो गया, सही है। अब उस साबुन का कलर क्या है, बिल्कुल सेम है, बल्कि अलग अलग कलर हो गए। एक मेरे पास ये साबुन है, एक ये, दोनों के कलर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब मेरे पास कोई भी वो साबुन खरीद है, वो कलर देख के नहीं खरीद रहा, वो ये खरीद लेगा, ये खरीद लेगा, उसकी अपनी मर्जी। लेकिन अगर हमारे पास रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, यानी कि इंग्रेडिएंट का फर्क हो, इसमें हम ले लेते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल क्या होता है, आप कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट का डिफरेंस होगा तो हमारे पास वो फर्म मोनोपोली कायम होगी, और वो जैसे फैंसी डिफरेंस होंगे तो वो उनके लिए बैरियर्स पैदा करेंगे। सही है। दूसरा क्या है, लीगल बैरियर। लीगल बैरियर्स में वो हमारे पास जैसे वेपन वगैरह हो गई, वेपन वगैरह की हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें हमारे पास मोनोपोली को प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किए हुए होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक या दो फर्म्स के लिए। सही है। तीसरा हमारे पास है एक्सक्लूसिव कंट्रोल बैरियर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फर्म है जिसने मोनोपोली कायम की हुई है, वो हमारे पास जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उनसे एक एग्रीमेंट कर लेती है और उनसे वही रॉ मटेरियल चीप प्राइस में लेती है। जब जो फर्म मोनोपोली कायम कर रही है उसको वो रॉ मटेरियल चीप प्राइस में मिलेगा तो वो अपनी प्राइस को क्या कर देगी, कम कर देगी। और जो दूसरी फर्म्स होंगी उनको वो महंगा मिल रहा है तो वो अपनी प्राइस को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। अब हमारे पास दो एक जैसी चीज़ें हैं, एक महंगी है एक सस्ती है, हम कौन सी खरीदेंगे, सस्ती वाली। तो इसलिए मोनोपोली कुछ टाइम के लिए अपनी प्राइसेस को डिक्रीज कर देती है और फिर बाद में अपनी प्राइसेस को दोबारा से क्या कर देती है, हाई। इसके बाद है हमारे पास कार्टेल। कार्टेल हमारे पास कहते हैं कार्टेल ऑफ कोलूसिव प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं और वो मिलकर एक साथ मोनोपोली बना दी। अब ये तीन चीज़ों पर करती है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट ये करती है कि हम इतनी प्राइस रखेंगे, सही है, इतनी प्राइस रखेंगे, सही है। उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम इस प्राइस पर अपना बेचेंगे।
और ये एग्रीमेंट सारी फर्म्स इस बात पर मानती हैं। दूसरा एग्रीमेंट किया कि हम इतनी क्वांटिटी रखेंगे, इससे ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं बेचेंगे। तीसरी भी रखती हैं कि हम जो है अपना आउटपुट इतना ही निकालेंगे। ये 3 एग्रीमेंट जो होती हैं वो करते हैं, और जो भी इसकी डिसएग्रीमेंट करता है तो वो कार्टेल क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये कार्टेल जो होता है ये इलीगल होता है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस तरह हमारे कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। कार्टेल की वजह से वो प्राइस मेकर होते हैं, वो कभी भी प्राइस को बढ़ा देते हैं, कभी भी कम कर देते हैं, तो हम लोगों को लिए बेनिफिट नहीं होते। कोई एग्जांपल कौन सी फर्म है जो मुझे काम करती है? अब ये बहुत सारे, संडे सब्जी वाले की एग्जांपल ली थी, वो सुबह सब क्या मिलके डिसाइड कर लेते हैं प्राइस कि हम इस प्राइस पे सेल तो करेंगे। इससे ज़्यादा मुझे कंपटीशन भी नहीं होगा ना आपस में। जी ये काम करना वैसे मना है हमारी, लेकिन हमारे पाकिस्तान का अलग होता है। कोई भी ले सकते हैं आप एग्जांपल। मेरी वाली अगर आपको गलत लग रही है तो मैं बता देती हूँ क्यों गलत। इस टॉपिक में किसी को कोई बात क्लियर करनी हो तो? नो। बेसिकली इसके अंदर ये कहना चाह रही हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज या फर्म्स होती हैं जो एक साथ चल रही होती हैं, सही है। अब उसके अंदर क्या होता है कि वो एक इत्तेहाद करती है, एक अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं कि भाई हम इस प्राइस में मार्केट के अंदर सप्लाई करेंगे सामान। और कुछ फर्म्स होती हैं जिसके जो इसके अंदर कि नहीं यार हम थोड़ा कम में कर देंगे, हम ज़्यादा में कर देंगे, इस तरह से चल रही होती हैं। तो इससे आपस में क्या लड़ाई होती है, और ये इसलिए जो है ना इलीगल तरीका कहा गया है इसको। यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है ना जो आपको फ़ायदा हो रहा है, बेसिकली आप यहाँ पे जो फर्म्स मैंने पहले आपको बोला कि इत्तेहाद करके चल रही हैं, अब उसके यहाँ क्या कर रही हैं, यार मेरा प्रॉफिट हो, मेरा कस्टमर आए, पहले मैं अपना फ़ायदा देखूँ, मैं अपनी चीज़ देखूँ। अब उसके क्या होगा, उसके बराबर में जो बंदा है वो कहता है यार ये तो सिर्फ अपना अपना कर रहा है, मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो क्या करेगा वो, अपने लिए और कम प्राइस करेगा। अब कहने को तो सब इतिहास से चल रहे हैं, लेकिन क्या उसके अंदर ही क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तो उस तरीके से कहना चाहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपटीशन पॉलिसी। मेरा टॉपिक है कंपटीशन पॉलिसी। इसका एक और नाम होता है एंटी ट्रस्ट लॉ। ये पॉलिसी उसके लिए बनाई जाती है बेसिकली जो अपनी मोनोपोली पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं, हाई प्राइस देते हैं, प्राइस हाई कर देते हैं और अपनी सप्लाई कम कर देते हैं। तो इनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, तो इस एक्सप्लॉइटेशन का प्रोसेस रोकने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। तो वो 3 चीज़ें करते हैं। तो गवर्नमेंट उनको रोकने के लिए करती है क्या, उनके ऊपर लीवी फाइन लगा देती है, या फिर ब्रोकअप कर देती है, शेयर देती है ट्रेड सीक्रेट। लीवी फाइन का मतलब है कोई अगर अपनी मोनोपोली पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है तो उनके ऊपर फाइन लग जाता है, सही है। और ब्रोकअप का मतलब ये कोई बड़ी फार्म है, वो भी अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उनको तोड़ तोड़ के अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, छोटी छोटी फर्म बना देते हैं उनको, सही। और शेयर दे ट्रेड सीक्रेट का मतलब है कि उनके सीक्रेट शेयर करते हैं दूसरी छोटी फर्म के साथ, ताकि वो भी उसी तरह आगे बढ़ के उनकी कॉम्पीट कर सकें उन्हें, सही। और उसके बाद गोल्स ऑफ कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन पॉलिसी चाहती क्या है। तो गोल में पहले ये है प्रोहिबिटिंग डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। प्रोहिबिटिंग का मतलब है रोकना। वो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस को रोक देती है जिसमें कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो सही। उसके बाद है बैनिंग अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय मार्केट लीडिंग फर्म्स। बैनिंग अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय मार्केट लीडिंग फर्म्स का मतलब ये है कि जो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा होता है तो उनके ऊपर भी ये फाइन्स और ब्रोकअप वगैरह, शेयर देयर ट्रेड सीक्रेट वगैरह वाले चार्जेस लग सकते हैं। और फिर उसकी कंपटीशन पॉलिसी कुछ अप्रोचेस हैं। तो उसमें एक होती है रूल बेस और एक होती है डिस्क्रिशनरी बेस। रूल बेस में हमारे 3 चीज़ें आती हैं, एक होती है नैरो फोकस, और एक होती है प्रॉब्लम डिफाइनिंग अ मार्केट, और एक होती है बर्डन ऑफ फर्म। तो पहली हमारे पास है नैरो फोकस। नैरो फोकस का मतलब है जैसे कंपटीशन पॉलिसी बहुत इसका एक है, इसके एक रूल बेस में ये है कि अगर कोई रूल एक बना दिया तो उन्होंने कि अगर कोई फर्म 25% ज़्यादा शेयर है तो उसको बंद कर दिया जाए और उसके चार्जेस लगा दिए जाए उस पर। तो उसमें देखा गया कि इसको नुकसान क्या हो सकते हैं। उसके नुकसान ये है कि नैरो फोकस सोचा उन्होंने, और प्रॉब्लम डिफाइनिंग मार्केट और दिए बर्डन ऑन फंड। तो नैरो फोकस में ये है कि इसमें कंपटीशन पॉलिसी सिर्फ कंज्यूमर्स के बारे में सोच रही है, उनके बारे में बाकी जो फ़ायदे हो रहे हैं वो नहीं कर, बाकी फ़ायदे नहीं सोचे जाते। अगर कोई फर्म 25% ज़्यादा शेयर है उसका
तो वो नेशनल इंटरेस्ट पे भी काम सकती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आ सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि उन्होंने सिर्फ कंज्यूमर के बारे में सोचा। तो उसके बाद है प्रॉब्लम डिफाइनिंग का मार्केट। अब इसमें मार्केट डिफाइन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे अगर हम बोलें कि मोबाइल की फर्म जैसे बहुत 25% ज़्यादा शेयर है। अब मोबाइल में बहुत तरह के मोबाइल आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के मोबाइल आते हैं। अगर कार की जैसे तो गाड़ियों की बहुत किस्म की गाड़ियाँ आती हैं। और बर्डन ऑन फर्म, अब अगर ये रूल बना दिया जाएगा कि 25% से ज़्यादा शेयर लें तो फर्म के ऊपर बर्डन आ जाएगा, कोई फर्म आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो वही 25% पे जाने से पहले ही रुक जाएंगे कि आगे बढ़ना नहीं है तो वहाँ पर चार्ज करेंगे। डिस्क्रिशनरी अप्रोचेस में आता है रिलेटिव प्राइसेस, प्रोफेबिलिटी और स्टेबिलिटी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपनी मर्जी। तो अपनी मर्जी देखा है तो एक सबसे अगर चेक किया अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम चेक करें रिलेटिव प्राइसेस। सेम फर्म का देखें, उनके प्राइसेस को रिलेट करें एक दूसरे से। अगर कोई फर्म ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रही है तो इसका मतलब उनके ऊपर वो चार्जेस लग सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रोफेबिलिटी। अब यही है सारी फर्म को कंपेयर करें, उनके प्रॉफिट मार्जिन लगाएं उनका। अगर कोई फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अवेल कर रही है तो उनके ऊपर भी वो चार्जेस लग सकते हैं। और फिर आती है स्टेबिलिटी का मतलब है बड़ी फर्म ज़्यादा रिलायबल सप्लायर होंगी छोटी फर्म से। सही? किसी को कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक का? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मेरा टॉपिक है द नेचर ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। किसी को पता है एक्सटर्नैलिटीज होती क्या है? एनी आइडिया? एनी गेसेस? एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट को। एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, ज्वाइन करें मुझे। एक्सटर्नैलिटीज आर द स्पिल ओवर इफेक्ट of a transaction which extend beyond the parties to transaction and affects society as a whole. In other words, externalities are the difference between the private and the social cost benefits arising from an activity. इसमें कहना चाह रहे हैं एक्सटर्नलिटीज एक स्पिल ओवर इफेक्ट है। एक तरीके से आप एक्सटर्नलिटीज को कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट या थर्ड पार्टी इफेक्ट। किसी भी प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस करने की वजह से या किसी भी कंज्यूमर के कंज्यूम करने की वजह से किसी थर्ड पार्टी को या थर्ड ग्रुप को अफेक्ट जो जाता है वो एक्सटर्नलिटीज कहलाता है, यानी एक्सटर्नल इफेक्ट कहलाता है। इसके भी दो तरह से इफेक्ट होते हैं। एक पॉजिटिव वे में इफेक्ट होता है जिसको हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स कहते हैं, और एक होता है इसका नेगेटिव वे में जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट। इसकी हम मिसाल ऐसे ले सकते हैं, एक फैक्ट्री है एल्युमिनियम की और किसी पोश इलाके में वहाँ आना जाना मुश्किल हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल हो रही है। तो क्या किया फैक्ट्री के मालिक ने? वहाँ की रोड्स बनवा दी, इलाका थोड़ा सा डेवलप कर दिया। तो इसके अंदर ये हुआ, इनको ट्रांसपोर्टेशन में इनको आसानी होगा, इनका रॉ मटेरियल आ रहा है जा रहा है, आसानी होगा इनको। इससे अफेक्ट बाहर पब्लिक को क्या हुआ? रोड बन गई, पब्लिक के लिए आसानी हो गई, आने आने पब्लिक का भी आसान हो गया। ये बेनिफिट उसमें आता है। अच्छा, एक्सटर्नलिटीज़ का ताल्लुक हमारे मार्केट से नहीं होता, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर हो रहा होता है, मार्केट पे नहीं आता इसका इफेक्ट। अच्छा, इसकी अब नेगेटिव वे में मिसाल ऐसे लेते हैं, एल्युमिनियम फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, केमिकल्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, बराबर से दरिया गुजर रहे हैं, वो दरिया के अंदर डंप कर रहे हैं, या आगे जाके क्या किसी डंप यार्ड पे डंप कर रही है, किसी इलाके में जाके वो डंप कर रहे हैं। उसका इफेक्ट क्या? पॉल्यूशन हो रही है, सी लेवल पे उसका इफेक्ट आ रहा है, आपके ग्लोबल वार्मिंग के अंदर उसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये एज ए नेगेटिव वे में इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने एज अ पार्ट की एग्जाम्पल ले लें, या आप एक चलिए घर के गार्डन की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि घर में आपने गार्डन लगाया, मेहनत आपने करी, सारी चीज़ें हैं, बाहर से मेहमान आते हैं, कहता है यार बड़ा खूबसूरत लग रहा है आपका गार्डन। मेहनत आपकी है, कंजप्शन आप यानी आपने उसके ऊपर पैसे लगाए, काम आपने करा, लेकिन क्या बेनिफिट उसको हो रहा है? क्या ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है उसको? सही है। मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट को इसका जो बेनिफिट हो रहा है। ट्रैफिक की मिसाल ऐसे ले सकते हैं हम कि ट्रैफिक जाम हो गया, आजकल सुजुकी चल रही है हमारी, जिसके पीछे से धुआं निकल रहा होता है, गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं पड़ती,
ये मच्छर मार की दवाई चलाने में सुजुकी काम कर देती है सारी। तो इसके अंदर जो है ये मतलब कि धुआं निकल है, पोल्यूशन हो रही है इसके अंदर। तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, लोगों को ही हो रहा है, एनवायरनमेंट को हो रहा है। तो इस तरह से ट्रैफिक हमारी नेगेटिव वे में आ जाती है। अच्छा, इंटरनलिटीज, इसका इफेक्ट होता है मार्केट के ऊपर। जैसे एक्सटर्नलिटीज का इफेक्ट लोगों के ऊपर होता है, इसका मार्केट के ऊपर भी होता है, लोगों के ऊपर भी होता है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर भी दो इफेक्ट आ रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ बेनिफिट एंड एज अ कॉस्ट। इसके अंदर हम ले सकते हैं, मैं किसी दुकान पे गया, मैंने कहा यार खाने का बड़ा दिल चाह रहा है, चलो बर्गर खाते हैं। पॉजिटिव वे में मैंने उसको पैसे दिए, बर्गर लिया, खा लिया, उसका भी फ़ायदा हो गया, मेरा फ़ायदा हुआ। इससे क्या मार्केट बन रही है, और यदि उसकी इनकम जनरेट हो गई, हमारे को क्या बर्गर मिल गया, हमने खा लिया, हमें भूख मिल गई। इंटरनेट कॉस्ट क्या, सिगरेट का आता है, सामने वाले की इनकम जनरेट तो हो गई, हमें नुकसान हो रहा है, हम सिगरेट कंज्यूम जो कर रहे हैं वो एज अ नेगेटिव वे में जा रहा है हमारा। सही? जी यस अभी नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल दी है, अगर मुझे समझ में तो आ गया। जी 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 नहीं, इंटरनल बेनिफिट वो जो आपको और आप जिससे परचेजिंग कर रहे हो उसको फायदा दे, उसको फायदा दे। ये मार्केट बना रहे हैं। मार्केट क्या होता है, गिव एंड टेक होता है मार्केट। जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको चीज़ मिल रही है, वो होती है मार्केट। कॉस्ट को जो एक को फायदा दे, एक को कॉज हम यहाँ पे ले रहे हैं एज ए नेगेटिव वे में। जैसे वो सामने वाले को तो फायदा जा रहा है, लेकिन हमें नुकसान जा रहा है। ये सामने वाले को नुकसान जा रहा है, हमें फायदा आ रहा है, नेगेटिव वे में जा रहे हैं। कॉस्ट एज ए नेगेटिव लिया बर्गर से हमें नुकसान। यार देखो, बर्गर से आपको क्या मिल रहा है, कैलोरीज मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है। आप क्या चाह रहे हो, एक भूखा बंदा है, गरीब है यार, वो 80 रुपये वाला अंडे वाला बर्गर लेके खा लेता है, उसकी एक वक्त की भूख मिट जाती है, उसको फायदा नहीं है ना। चले, एनी प्रॉब्लम्स एनीवन? अब इसके टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज पे आते हैं। ये सॉर्ट्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज भी कहलाती हैं। इसके यहाँ आती है पॉजिटिव एक्सटर्नल इन कंजप्शन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। ये थोड़ा मिसाल से समझाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन, आप कोई चीज़ अवेल कर रहे हो, जैसे इसकी मिसाल होगी, चलो एक मिनट, पहले प्रोडक्शन की देते फिर कंजप्शन पे आएंगे। पॉजिटिव में प्रोडक्शन के अंदर, हाँ, अब एक गांव वाला क्या कहते हैं, एक फार्मर है, उसने क्या किया, खेत जो है, खेत बनाया, मेहनत कौन कर रहा है, फार्मर, पैसे लगा रहा है फार्मर। आप आते हो टूरिस्ट की गाइड से, आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है यार, एक सीनरी बन गई, आपको आपकी तस्वीर वगैरह के लिए जगह बन गई, मेमोरी बन गई आपकी। सही है? इसके क्या हो रही है, वीट की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। आप बाद में आके उसको खरीदोगे, वो अलग बात है खाने के लिए, लेकिन अभी प्रोडक्शन के बाद आपका इसमें कोई नेमो दफा नहीं है, सिर्फ आपको क्या हो रहा है, आपकी एक सीनरी, एक मेमोरी बन गई। सही है? अच्छा, इसके अंदर अब आते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन कंजप्शन। कंजप्शन यानी आप कोई चीज़ अवेल कर रहे हो। इसके अंदर आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर की, अभी कराची में ग्रीन लाइन चली नई नई, जैसे यहाँ शायद नहीं होता, बाहर के मुल्क में होता है कि आपकी मेट्रो वगैरह के अंदर या बुलेट ट्रेन में न्यूज़पेपर वगैरह रखे होते हैं। अब कराची की मिसाल लेते हैं, ग्रीन लाइन चली नहीं नई, बंदा बैठा सरजानी से जाने उसको टावर, क्या करे भाई, टाइम कैसे गुजारे, भाई अखबार पढ़ा हुआ है, किसी ने खरीदा वो अखबार, इसलिए वहाँ पे रखा है। अब उसके ऊपर क्या हुई, एक टाइम इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन फ़ायदा हर आने वाला बंदा उठा रहा है, और वो वहीं बस वापस टावर से सरजानी जा रही है। कोई ऐसा लंबा मुसाफिर बैठा है जिसको सरजानी जाना है टावर से, क्या करेगा भाई, वो अखबार पढ़ा। पैसे यानी उसके ऊपर एक दफ़ा लगे, लेकिन फ़ायदा अलग अलग मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोग उठा रहे हैं। सही है? अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारी आती है सिगरेट की एग्जाम्पल लेते हैं, या फैक्ट्री की एग्जाम्पल लेते हैं, स्मोक। इसके क्या हो रहा है कि
नेगेटिव इफेक्ट क्या जा रहा है हमारा, स्मोकिंग, पोल्यूशन, फैक्ट्री की उसमें पोल्यूशन जा रही है और धुआं, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। लिंक कंजप्शन क्या हो रही है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री की मिसाल ले लेते हैं, फर्टिलाइजर बन रहे हैं इसके अंदर हमारे, ये नेगेटिव है, ये प्रोडक्शन के अंदर आ गया, प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे फर्टिलाइजर हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन साथ ही नेगेटिव इफेक्ट भी जा रहा है। इसके अंदर सिगरेट की मिसाल, या सिगरेट का वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब लोग अपने पेपर जला रहे होते हैं, पता नहीं क्या, ये तो समझ में नहीं आता, समझते ही नहीं है लोग। चलें अब इसके आगे वाले टॉपिक आते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम। जी आपने बोला कि जो प्रोडक्शन होगी फर्टिलाइजर्स की उसमें नेगेटिव इफेक्ट क्या जा रहा है? नेगेटिव इफेक्ट ये जा रहा है, जो केमिकल वगैरह, यूरिया आपने खाद का नाम सुना है, उसके केमिकल वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वो जो वेस्ट केमिकल है वो कहाँ जाएगा, या तो दरिया में डाल देंगे, किसी जगह डंप कर देंगे, तो क्या इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, वो नेगेटिव वे में जा रहा है। प्रोडक्शन तो हो रही है हमारी, फर्टिलाइजर बना खेतों में गया, खेत वाले जो है ले रहे हैं। अच्छा, फ्री राइडर प्रॉब्लम के अंदर आते हैं हम, तो इसके अंदर हमारे को मिलता है थोड़ा सा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पब्लिक गुड्स, सोशल गुड्स। पब्लिक गुड और सोशल गुड्स एक ही चीज़ें कि होते क्या है, किसी को आइडिया, एनी आइडिया? पब्लिक गुड्स, भाई पब्लिक गुड्स होते हैं जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, जो पब्लिक के लिए ही हो, जैसे नाम से पता चला है पब्लिक गुड्स, जो सिर्फ पब्लिक के लिए हो। इसके अंदर है जैसे कोई चीज़ है जो पब्लिक के लिए ही है, अब इसके अंदर क्या ये कहलाता है फ्री राइडर। फ्री राइडर यानी जो चीज़ पब्लिक के लिए फ्रीली पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, यानी उसके यहाँ पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर रही है लेकिन अवेल कर रही है, ये फ्री राइडर कहलाता है। अब इसके अंदर भी आने लगी प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम कि यार लोग जिनको इस्तेमाल करने चाहिए वो कर नहीं रहे, और जिनको नहीं करना चाहिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है, फ़ायदा नहीं, ख़राब कर दी वो चीज़। इसके यहाँ कंपलसरी पेमेंट की, जैसे फिर गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि काम के लोग इस्तेमाल कर सकें, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। वो 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं, कंपलसरी पेमेंट, कंपलसरी पेमेंट, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, पहले हमारे आते थे एंटीना टीवी, एक बंदा छत पे खड़ा होता था, एंटीना हिला आता था, नीचे केबल चल रहा होता था, अब उसको बदल दिया केबल चैनल से। भाई देखो क्वांटिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ा ना, चाहे कितने 1000 टीवी चले उसकी क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या एक एंटीना टीवी के रेडियो ट्रांसमिशन को फ्रीक्वेंसी को भेजने के लिए भी थोड़ी सी मेंटेनेंस चाहिए होती है सिस्टम की। गवर्नमेंट ने कहा यार मैं इतने कर तो रहा हूँ, भेज तो रहा हूँ, लेकिन यार थोड़ा सा मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ अपना, यानी मेंटेन तो कर सकूँ अपने सिस्टम को। गवर्नमेंट ने क्या किया, केबल पे ले आए, सबको केबल यूनिट पे शिफ्ट कर दिया। उसके अंदर क्या किया इन्होंने, अब केबल के अंदर क्या लेते हैं, केबल के हर महीने 200-400 रुपये 500 रुपये चले जाते हैं कि भाई यार ये वैसा मेंटेनेंस लेगी होती है आपसे गवर्नमेंट, सही है। एक्सक्लूशन और नॉन पेयर्स, इसके अंदर आ जाती है हमारी मोटरवे वालों की मिसाल। अब मोटरवे ऐसी जगह है यार हैवी गाड़ियाँ चली होती हैं, फास्ट ट्रैक चल रहा है, अब गवर्नमेंट ने कहा यार हर कोई मोटरवे पे जाएगा, अच्छा तो नहीं लगता। आप जा रहे हो तेज़ गाड़ी में, चिंची वाला आगे आ गया, या पीछे से जो है कोई बाइक वाला टीडी पापा कर रहा है, वो अलग सीन होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा यार देखो हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कुछ खास गाड़ियाँ जाएंगी और कुछ काम की गाड़ियाँ जाएंगी, ऐसी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके इतना। तो उन्हें क्या किया, मोटरवे पे लगा दिया टैक्स। अब आप मोटरवे पे जाओ, टैक्स पे करो, आराम से जाओ। लियारी एक्सप्रेस की मिसाल ले सकते हैं, वहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ जाती हैं, बाइक वगैरह नहीं जाती। बाइक वाला क्या कहते हैं यार सिर्फ गाड़ियों के लिए ट्रैक बनाए हैं हमने ताकि लोग आराम से जा सकें। फिर पब्लिक प्रोविज़न के अंदर आ जाते हैं। पब्लिक प्रोविज़न में अब गवर्नमेंट क्या करती है, खुद ही आ जाती है सब कुछ सामान लेने के लिए। इसके अंदर वो 2017 की आई थिंक सो कि स्कीम आई थी जो नवाज शरीफ ने शुरू की थी कि लैपटॉप दे दिए A ग्रेड स्टूडेंट्स को। वैसे अगर लैपटॉप बांटती, किसी को चलाना आता है नहीं आता, वो तो दूसरे दिन तोड़ के फेंक देता भाई। हमने समझा किताब है पूरी खोलने की कोशिश करी, वो टूट गया। तो बहरहाल उसके अंदर उसने गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको उन लोगों को दिया जिनको नीड थी, जिनको ज़रूरत थी। फिर उसके साथ इसकी एक और अवेयरनेस फैलाई, इस बारे में अवेयरनेस फैलाई लोगों को, जिनको ज़रूरत है वही करें तो ज़्यादा अच्छा है।
तो मैं बोल रहा हूँ थैंक यू। इसके बाद का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज़ का अभी मतलब समझाया। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है एक्सटर्नल इफेक्ट, जो कि हमें यानी कि कंज्यूमर्स को हो रहा होता है। अब वो एक्सटर्नल इफेक्ट दो सूरत में होता है, या तो वो हमारे लिए बेनिफिट यानी कि फ़ायदा हो रहा होता है, जैसे कि अभी इसने एग्जांपल दी, या तो वो हमारे लिए कॉस्ट यानी कि नुकसानदेह हो रहा था, जैसे इसमें एग्जांपल थी स्मोकिंग की। सही है। जब हमारे पास बेनिफिट होता है यानी कि आप अपना मार्केट में काम तो कर रहे हो लेकिन थर्ड पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट इसमें अपना क्या किरदार अदा करती है? इसको इंटरवेंशन कहते हैं। क्या किरदार अदा करिए? जब बेनिफिट हो रहा है तो क्या करेगी? सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। सब्सिडीज़ हम किसे कहते हैं? किसी को पता है? यस। किस तरीके से बेनिफिट? हो सकता है टैक्सेस आप कम कर दे या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए गवर्नमेंट ने। अच्छा, नेशनलाइज भी सब्सिडीज़ में हमारे पास आते हैं, जैसे एक फर्टिलाइज़र था, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि बेनिफिट फार्मर की। फार्मर क्या कर रही है? एग्रीकल्चर काम कर रही है हमारे पास। सही है। अब एक तो वो वेजिटेबल्स ग्रो करके अपना इंटेक कर रही है। सही है। उसने सब्जियां उगाई और उसको मार्केट में सेल कर दिया। एक तो वो अपना इंटेक कर रही है, लेकिन दूसरा क्या कर रही है कि वो एग्रीकल्चर इकनॉमी के लिए भी काम कर रही है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। जब ये बेनिफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि फार्मर्स हमारे पास हमें एक बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा सब्सिडीज़ दे देती हूँ। उसने क्या किया? सब्सिडीज़ उसे किस सूरत में दी? फर्टिलाइजर्स में। अब एक फर्टिलाइजर का पैकेट फॉर एग्जांपल था 5000, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 1000 की, और वो फर्टिलाइजर का पैकेट अब फार्मर को कितने का मिल रहा है? 4000 का। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो ये पैकेट जो है 5000 में ही बेचेगा। 1000 उसको कौन पे करेगा? गवर्नमेंट। सही है। अब हमारे पास कॉस्ट जब होता है यानी कि नुकसान पहुंच रहा होता है, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं वो स्मोक की वजह से पॉल्यूशन फैला रही होती है, तो ये क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। जब नुकसान पहुंच रहा है तो गवर्नमेंट उनको कैसे बंद करेगी? क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। सही है। अब गवर्नमेंट ने जब हमारे पर टैक्स लगाए तो वो दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कोई बता सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है? डायरेक्ट टैक्सेस वो जो हमारी सैलरी पर लग रहा है, इनकम पे, और इनडायरेक्ट वो जो हम सेल्स टैक्स देते हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो उसमें अलग से एक जीएसटी होता है, ग्रॉस सेल्स टैक्स। बिल्कुल वो ठीक। हर डायरेक्ट कंज्यूमर टैक्स पे हमारे कर होता पास है। जैसे जो हमारे पास डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स पे कर रहे होते हैं। सही है। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास एग्जांपल आती है इनकम स्टेटमेंट की, जो हमारी सैलरी से डायरेक्ट कट हो रहा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास शिफ्टिंग हो रही होती है, प्रोड्यूसर्स भी पे कर रहे होते हैं, कंज्यूमर्स भी पे कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास सेल्स टैक्स आ जाता है, जो भी चीज़ हम खा पी रहे हैं उसमें हमारे पास जैसे एक लेस का पैकेट है, अब वो एक तो कंपनी टैक्स पे कर रही है, दूसरा हम भी पे कर रहे हैं। जैसे उस पैकेट के पीछे लिखा होता है उसकी असल कीमत कम होती है, लेकिन टैक्स की वजह से वो बढ़ के हमारे पास आती है। सही है। अब हमारे पास डायरेक्ट टैक्स में तो कोई शिफ्टिंग होगी नहीं ग्राफ की, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास शिफ्टिंग होगी, क्योंकि हमारे पास सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमारे पास बायर्स कितना टैक्स पे कर रहे हैं और सप्लायर कितना टैक्स पे कर रहे हैं, इससे शिफ्टिंग होगी, और इसको हम अभी ग्राफ से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में सेम वही ग्राफ है, बस यहाँ पे क्वांटिटी है, प्राइस। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम था। सही है। अब यहाँ पे ये जो प्राइस आपको देखिए, ये वो प्राइस है हमारे पास जो बगैर टैक्स के हम पे कर रहे थे। ये वो प्राइस है जब हमारे पास टैक्स नहीं लगा था, तो हम X1 या X2? पीओ P1 या P2? कौन सा प्राइस? ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास है प्राइस। सही है। ये हमारे पास आ गया सप्लाई का, ये हमारे पास आ गया डिमांड का। अब हमारे पास है इक्विलिब्रियम की प्राइस, यानी कि ये वो प्राइस और ये वो क्वांटिटी है जो हमारे पास टैक्स के बगैर थी। अभी हमने टैक्स अप्लाई नहीं किया। सही है। टैक्स अभी अप्लाई नहीं हुआ। अब क्या किया हमने? टैक्स अप्लाई कर दिया। जब हम टैक्स अप्लाई करते हैं तो जो कंपनीज होती हैं उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सही है। जब उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो उनकी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो इसमें भी सप्लाई का किस तरह मूव करेगा? ये जैसे आप किस तरह मूव कर रहे हैं? आउटवर्ड की तरफ। जब ये सप्लाई कर यहाँ पे आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली देखें प्राइस इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वो टैक्स है जो हमारे पास हम पे कर रहे होते हैं, टैक्स पेड बाय द बायर और कंज्यूमर। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वो टैक्स है जो हमारे पास कौन पे कर रहा होता है?
Producers. टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर्स। तो जब कभी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर होती है, तब उस सूरत में टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर्स और टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स इक्वल होते हैं। समझ आ गई? लेकिन आपका ये मानना है कि प्रोड्यूसर भी टैक्स पे करता है? हमने तो ये सुना है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी टैक्सेस है, वो कंज्यूमर अवेल करता है। नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर से एग्जाम्पल आ रही है एग्जाम्पल। इनका सवाल ये था कि हमारे पास ऐसा, क्योंकि इन्होंने सुना है कि इन्होंने क्या, हम सब ने सुना है कि यही केसेस होते हैं कि हम बायर से पे कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हमारे पास सप्लायर टैक्स सिर्फ और सिर्फ सप्लायर टैक्स पे कर रहे होते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है? वो जो आपका टॉपिक था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं हमारे पास। उसके दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, सही है? जो आपका सवाल है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। दो एक्सट्रीम केसेस इस तरीके से होते हैं कि इस तरीके से, एक केस ये होता है कि उसमें सारा का सारा टैक्स हमारे पास प्रोड्यूसर्स पे कर रहे होते हैं, और एक केस ये होता है कि उसमें सारा का सारा टैक्स हम पे कर रहे होते हैं, सही है? अब हम किस उसमें पे कर, जब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी जी? डिमांड की किसके बराबर होगी? आपका टॉपिक था ये, ध्यान नहीं आता। आप बताइए, आपका टॉपिक था, आपने एक्सप्लेन किया था, इन्फिनिटी के बराबर होगी जी, बिल्कुल सही है। अब वापस से वही आ गया सप्लाई कर, जो हमारा सप्लाई कर था, अभी मैंने टैक्स नहीं लगाया, और ये हमारे पास डिमांड आ गया जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी किसके बराबर है? परफेक्टली इलास्टिक है, सही है? अब हमारे पास गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स, ये वो क्वांटिटी है जिससे हमारे पास सेल हो रही है बगैर टैक्स, सही है? अब गवर्नमेंट ने जब हमारे पास लगा दिया टैक्स, तो क्या हो गया? सप्लाई कर किस तरह मूव कर दिया? अब आप इस सूरत में देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, तो यहाँ पर ऊपर इंक्रीज नहीं हो रही, बायर की इंक्रीज नहीं हो रही, वो जो पिछले केस में हो रही, यहाँ पर किसकी इंक्रीज हो रही है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सप्लायर टैक्स पे कर रहा है, सही है? समझ आया? नहीं आया तो पूछ लो दोबारा। असल में डर लग रहा है आपको मिले से, आप पूछ लोगे तो मुझे इसको बैक करो। आपको ये ग्राफ समझ आएगा? आपने यहाँ पे देखा था कि इक्विलिब्रियम से ऊपर जो भी टैक्स है वो सारा कौन पे कर रहा है? हम लोग पे करें। यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम से ऊपर कोई टैक्स नजर आ रहा है? तो फिर अब और समझाओ। नहीं करेंगे। एग्जाम्पल चाहिए? वलीद भाई एग्जाम्पल खड़े होकर समझाएगा। आपने दोनों की चॉइस है, सैंपल है, आप एक ग्राम के अपने बीफ वगैरह ऐसे गिरा देंगे तो कंज्यूमर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? इसकी टैक्स फैमिली यहाँ पे ये ट्रेड होगा, क्योंकि जो भी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होगी वो उसके लिए कटेगा। समझ आ रही है? क्योंकि मुझे भी नहीं आई थी, तो मैंने इनको कहा था कि जब अगर कोई ये सवाल पूछे तो आप समझा दीजिएगा। मुझे आइडिया था आप पूछेंगे। अच्छा, अब दूसरा केस कौन है? वो आपका वाला। अच्छा, दूसरा केस कौन सा है? वो जो आपका वाला था कि आप कहते हैं कि सारा का सारा टैक्स तो हम ही पे करते हैं। अब उस केस में आपका वाला टॉपिक आ गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? कि जब इन इलास्टिक होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो वो क्या होगा? जीरो होगी। अब क्या है? जीरो है। वापस से वही सप्लाई कर। अब हमारे पास डिमांड का व्यू बनेगा।
जो इन्होंने लास्ट टाइम हमारे पास MCQ पूछा था ना कि जब हमारे पास 0 हो रही है तो किस तरह बनेगा, ये इनका MCQ था मॉक का। तो उसमें MCQ था कि कौन सी लाइन है, तो वो लाइन इस तरह होगी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अब इस केस में आप यहाँ पे देखें पहले इक्विलिब्रियम पे, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है प्राइस, टैक्स लगा, सप्लाई का किस तरफ शिफ्ट हुआ, आउटवर्ड। अब जब इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ सारा का सारा टैक्स कौन पे कर रहा है, हम पे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, समझ आ गई? यस। अब इसके एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल चाहिए, इसके एग्जांपल मुझे आती है दूं? सॉरी, इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आप ले रहे हैं इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के ऊपर लगा दिया टैक्स, सही है, टैक्स लग गया। अब उस सूरत में हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, यानी कि जो इंसुलिन कंज्यूम करने वाले होंगे, उनकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना, उनको तो हर सूरत वो दवाई चाहिए, चाहे उन पर जितना मर्जी टैक्स लगे, सही है सर? मैं ठीक एग्जांपल दे रही हूँ ना, समझ आ गई एग्जांपल? अरसल भाई समझ आ गई एग्जांपल? कैसे समझ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? एग्जांपल अच्छा, ओके ओके। क्रॉस क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम हमारे पास, हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जब कॉस्ट होती है तो हमारे पास गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, और मैंने बताया था सब्सिडीज किस सूरत में लगाती है, जब हमारे पास क्या होता है, बेनिफिट होता है, सही है। अब जब हमारे पास बेनिफिट हुआ तो इससे अपोजिट होगा, जब हमारे पास बेनिफिट होता है तो अब सप्लाई कर किस तरह मूव करेगा, इनवर्ड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ये समझ में आ रहा है? ये इसका ग्राफ एक्सप्लेन करूँ? आ रहे समझ आ एक्सप्लेन रहा कर दूंगी मैं, नहीं नहीं आ रही आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है समझ? मैं कर देती हूँ। ये हमारे पास क्वांटिटी एक्सिस पे, वाई पे हमारे पास आ गई सडनली इसमें से चढ़नी है कितना आपको नजर है। ये हमारे पास क्या आ गया, सप्लाई कर, सही है। ये हमारे पास आ गया डिमांड का। अब आपने बोला था कि किस तरफ शिफ्ट होगी, इनवर्ड्स। क्यों इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी? क्योंकि हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सब्सिडीज गवर्नमेंट पे कर रही है अपनी तरफ से, अब हमसे ले नहीं रही, हमें पे कर रही है, सही है। तो हमारे पास डिमांड का किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इनवर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले प्राइस ये थी, अब प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई तो कम हो क्वांटिटी। गई। अब चीज़ सस्ती मिल रही है और ज़्यादा मिल रही है, तो ये हमारे किस फायदे की बात है, समझ आ गई ये टॉपिक? इस टॉपिक में कोई सवाल? नो। अगर किसी को मोनोपोली में कोई मसला है तो बता दो, उस टाइम में थोड़ी कंफ्यूज थी। मोनोपोली वाले टॉपिक में अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि उस टाइम में थोड़ी कंफ्यूज थी, स्टार्ट था इसलिए। सब समझ आ गया तो मैं पूछूं? पूछ लूं? क्या मैं पूछ सकती हूँ? नहीं आगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए साइन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साइम सज्जाद। आज मेरा टॉपिक है गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हमें कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। पहला टॉपिक है मेथड ऑफ पब्लिक प्रोविजन, हाउ टू गवर्नमेंट प्रोवाइड अस पब्लिक प्रोविजन। नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी। इसमें यह है कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक इदारा बना देती है हमारी प्रोविजन के लिए, जैसे कि स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए हमारे पास GMC है, PMC है, और पोस्टल सर्विस के लिए पाकिस्तान पोस्ट है, और सिविल इदारों में हमारे पास ISPR आ जाता है, इंटर सर्विसेज रिलेशनशिप, और बाकी सारे इदारे जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है कि आप इसी के थ्रू आपको प्रोविजन मिलेगी। एक मिनट भाई, आप सुन ले, फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर आपको नहीं आएंगे, प्लीज सुन ले।
फिर उसके बाद आती है स्टेट इंटरप्राइजेस। स्टेट इंटरप्राइजेस का मतलब है वो बिजनेस जो स्टेट बिल्ड करे और उसको ऑन करे फॉर द पब्लिक प्रोविजन टू बेनिफिट अ पब्लिक। इसमें स्टेट नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे चल रही होती है। इसमें स्टेट का मोटिव ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट अर्न करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्रोविजन जो है होता है कि बेनिफिट पब्लिक को दी जाए। फिर उसके बाद है आर्ग्यूमेंट्स फॉर पब्लिक प्रोविजन। नंबर 1 पॉइंट है हमारा टू रेगुलेट मोनोपोली। इसमें प्राइवेट फर्म की वो मोनोपोली जो कि काफ़ी अरसे से कायम है उसको तोड़ने के लिए पब्लिक गवर्नमेंट आती है बीच में उसको ब्रेक आउट करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट मोनोपोली एक्सप्लॉइट करती है कस्टमर को कि आप किसी भी सिचुएशन में बाय करें उसकी चीज़। तो इसमें यह होता है कि जो पब्लिक फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा देती हैं। नंबर 2 है टू इंश्योर अ नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन एरियाज़ में की जाए जिसमें मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन को बेनिफिट हो, यानी कि बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट हो। इसमें हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इदारे आ जाते हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट आ जाता है। फिर इसके अलावा हमारी एयरलाइंस, हमारी रेलवेज जो स्टेट ऑन करती हैं। फिर नंबर 3 है टू स्टेबलाइज अ सिंकिंग बिजनेस। इसमें गवर्नमेंट वो बिज़नेस बचाती है जो नेसेसरी होते हैं, जिससे इसमें भी जो है ये इससे लिंक करता है कि उसी बिज़नेस को बचाएगी जो ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए, हर बिज़नेस को नहीं बचाएगी। इसमें सिर्फ वो बिज़नेस बचाएगी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके जो मुल्क के लिए बेनिफिशियल हो। इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो। इसमें किसी को कुछ एग्जाम्पल की भी कुछ प्रॉब्लम हो? नो। आगे फिर उसके बाद है रीजंस फॉर डिक्लाइन पब्लिक प्रोविजन। इसका मतलब ये है कि किस वजह से हमें गवर्नमेंट प्रोविजन क्यों नहीं दे सकती, किस वजह से, क्या उसकी वजूहत है। सबसे पहले लैक ऑफ अवेलेबल फंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंडिंग की अवेलेबिलिटी। हमारा मुल्क जब डेफिसिट में चल रहा होता है तो उसके बाद फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसमें इसमें ये है कि गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो टैक्स को इंक्रीज करके पैसा लेकर आए मार्केट में, या फिर बैंक के पास लोन के लिए जाए। जब वो बैंक के पास लोन के लिए जाती है गवर्नमेंट, तो उसके पास पहले से प्राइवेट सेक्टर मौजूद होता है लोन लेने के लिए, जिसकी वजह से बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर लेता है। उस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं वो पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उनको वो प्रोजेक्ट महंगा पड़ रहा होता है। जब प्राइवेट फर्म हट जाती हैं तो गवर्नमेंट को वो लोन दे देते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट फर्म की इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होती है और गवर्नमेंट फर्म की इंक्रीज़ होती है। फिर उसके बाद नंबर 2 है पूर एफिशिएंसी में ये है कि प्लानिंग नहीं होती इनकी कोई, कि मतलब बहुत सारे एक इदारे में बंदों को जॉब्स दे दी, उनको वापस नहीं निकाला, मतलब बंदों से काम लेना नहीं आता ये। फिर उसके बाद फेलियर ऑफ प्लानिंग्स में ये होता है कि इनोवेशन नहीं लाते, टाइम के साथ साथ अपने आप को जदीद नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी वो फर्म वक्त के साथ साथ डिक्लाइन पे जा रही होती है। जैसे कि हमारी PIA पाकिस्तान एयरलाइन जो फिल वक्त जो है अभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं वो, क्योंकि वो फेलियर ऑफ प्लानिंग की वजह से जो है काफ़ी खसारे में चल रही है। एनी क्वेश्चंस? ये बैंक वाले समझा देना वापस लोन बैंक वाले में ये है कि फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं होती गवर्नमेंट के पास, तो उसमें सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो वो हम सब पे जो है टैक्स इंक्रीज करके पैसों को बोरो करेंगे, या फिर वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे। हाँ, वो जब बैंक के पास जाते हैं तो बैंक के पास ऑलरेडी प्राइवेट इन्वेस्टर बैठे होते हैं लोन लेने के लिए। जब गवर्नमेंट आ जाती है तो वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्राइवेट फर्म को काफ़ी महंगी पड़ती है। इस वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब वो पीछे हो जाते हैं, बैकवर्ड चले जाते हैं, और गवर्नमेंट अपवर्ड चली जाती है, उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि बाद में बैंक के साथ नेगोशिएशन करके वो अपने इंटरेस्ट रेट को जो है नॉर्मल बन जाते हैं। और किसी को कोई सवाल? किसी को समझ ना आया हो या मैंने जल्दबाजी की हो?
उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इज ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑन एक्टिविटीज़ टू देयर प्राइवेट सेक्टर। इसमें ये है कि गवर्नमेंट के वो इदारे जो गवर्नमेंट से चल नहीं रहे होते वो उनको वो मुकम्मल तौर पे प्राइवेटाइज करके प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि ये अब आप रन करें। इसमें सबसे पहले आ जाता है डीरेगुलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। डीरेगुलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इसमें यह है कि गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म को इजाज़त देती है कि वो आए और कम्पीट करें हमारे फर्म्स को। इससे क्या होगा, इससे नई सी नई इनोवेशन आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में ये होगा कि वो बोलेगा मैं जीत जाऊँ, तो नई चीज़ें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को वो फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। फिर आती है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी कोई भी लैंड या अपनी कोई भी फर्म कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे, किसी को लीज पे दे दे या कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे 5 साल के लिए 10 साल के लिए कि आप हमारे लिए इसको चलाएँ, ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये दोनों जो है पार्शल प्राइवेटाइजेशन है और ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है। इसमें ट्रांसफरिंग दी ऑनरशिप एसेट में ये है कि मुकम्मल तौर पे पूरा जो गवर्नमेंट एसेट है वो मुकम्मल तौर पे प्राइवेट इदारों को सौंप दिया जाता है। अब कोई इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल चाहिए हो किसी पॉइंट की? एग्जाम्पल्स को दी दिमाग में। मतलब वो क्यों करती है प्राइवेट, अगर उसको बैंक लोन दे रही है गवर्नमेंट को? आखिरी मैंने जो आपको फेलियर ऑफ प्लानिंग जिसकी वजह से इदारा डेफिसिट में चला जाता है, चल नहीं रहा होता उनसे, उस वजह से। लेकिन जब आपको लोन दे देती है बैंक लोन तब देती है जब आपको अपना बिजनेस जो है अवेलेबल और फंडिंग नहीं, फंडिंग होने के बावजूद भी फिर आपको जो है फेलियर ऑफ प्लानिंग से सामना करना पड़ता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? फिर उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले आता है नॉट एनहेंस कंपटीशन। इसमें ये होता है कि जब गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है उनको आने की, प्राइवेटाइज कर देती है कि आप आ जाएं, और फिर उसमें वही मोनोपोली वाला आ जाएगा कि मोनोपोली एक ही वन मैन शो हो जाता है, कोई कंपटीशन नहीं रहता। इसमें ये होता है कि पब्लिक सेक्टर को ये वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करते हैं कि प्राइस जो भी हो, क्वालिटी जो भी हो, आपने ख़रीदना है। फिर उसके बाद है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैज़ डिमिनिश्ड। इसमें जब प्राइवेटाइज होने के बाद जब वो प्राइवेट फर्म हो जाती है स्टेट ऑन बिजनेस, तो उसमें वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ये है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रहे थे, सिर्फ पब्लिक बेनिफिट्स को देखते हैं। इसमें प्राइवेट फर्म सिर्फ अपना बेनिफिट देखती है, अपना बेनिफिट देखते हुए वो प्राइस को हाई कर देती है और क्वालिटी को लो कर देती है। क्वालिटी को लो करने के बावजूद भी, जैसे कि अभी हमारी मार्केट में ऑयल है, बहुत सारी कंपनियों के हैं, लेकिन हमारी नेसेसिटी है कि हमने वो लेना है, चाहे वो जिस क्वालिटी का भी हो, क्योंकि एक है नेसेसिटी है वो। फिर उसके बाद है अंडर वैल्यू एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट पुराने होने की वजह से या पड़े उनके पास बेकार होने की वजह से उसको बेच देती है, प्राइवेटाइज कर देती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, यूज़ में ना लाते थे। एनी क्वेश्चंस? समझ नहीं आया कौन सा वाला? कोई एग्जांपल? ये वाला जी। इसमें हम लोग इसमें भी मैं आपको PIA की एग्जांपल दूंगा, लेकिन हाँ वो भी एसेट ही है। वो इस तरह से कि वो अभी गवर्नमेंट से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से उन लोगों ने सबसे पहले CEOs अपना चेंज किया है। फिर उसके बाद अभी उन लोगों का अभी ये जो पास्ट ईयर जो गुजर गया उसमें उन लोगों ने फैसला किया कि इसको प्राइवेटाइज कर दें। CEO बदलने से चीज़ बदल जाए, प्राइवेटाइज कर दें। CEO सिर्फ इसलिए बदला है कि उनसे ताकि वो अप कर सके, लेकिन उनसे नहीं हुआ, इसी वजह से मुलाजिम जो उसमें काम कर रहे हैं अभी वो मुकम्मल अब भी काम कर रहे हैं। वो अभी मुकम्मल प्राइवेटाइज नहीं हो, सिर्फ उसका ऐलान किया कि प्राइवेटाइज करेंगे। जैसे हमारा ICM है, ये सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट है, इस तरह से आज प्राइवेट हो गई। हाँ प्राइवेट बंदे तो वही है, बंदे वो नहीं रहेंगे, इंटरव्यू दोबारा लेते हैं, अभी ले रहे हैं वो। जैसे बीच में वो जो एयरक्राफ्ट जो चलाते हैं पायलट, उनकी जो डिग्रियाँ जाली निकली थी, वो उस हिसाब से। जी सर, ये बताएं पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइवेटाइजेशन कैसे? इसमें ये किरदार है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं, हमारी करेंसी एक्सचेंज होती है,
दूसरा ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो बाहर से जब कोई इन्वेस्टर आता है तो उस गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं ज़्यादा वो पब्लिक सेक्टर उसको प्राइवेट सेक्टर को देखता है कि इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने क्या इनोवेशन लाई, इनको कितनी ईजीएस्ट वे है कि ये अपनी मोनोपोली कायम कर सकते हैं या इस तरह से। तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ यूनिट्स की प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो इससे पाकिस्तान की अपनी वर्थ और वैल्यू डाउन नहीं हो रही है? जैसे गवादर बेच दिया, जैसे स्टील मिल बेच दिया, जैसे PIA बेच दिया, जैसे आप मतलब और चीज़ें बेच दी, तो सारी चीज़ें बेचते चले जाएंगे तो पाकिस्तान में तो अपना तहफ़्फ़ुज़ है खत्म हो जाएगा। ये आप सर आपने कहा बेच दिया तो, लेकिन इसमें जो है ना हमारा पार्शियल थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो रहा है। गवर्नमेंट जब वो चीज़ें चला रही थी तो वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही थी, रखी हुई थी ऐसे, अब ऐसे रखा रहेगा तो उसका हमारा कोई फ़ायदा, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हम किसी। अब वो आ रही है तो हमारी इकनॉमी को भी तो फ़ायदा हो रहा है। प्राइवेट थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो हमारे फ़ायदा हो रहा है इकनॉमी को वो भी तो देखें सर। लेकिन इसमें ओनरशिप किसी हाथ में जा रही है, जैसे KPG को पैनल के हवाले बेच दिया। अभी हमारी प्राइवेटाइजेशन जो है ना ये मुल्क के अंदर वालों को ही हम बेच, जैसे हमारे पास ट्रेन्स हैं, अब हमने क्या किया, वो है तो गवर्नमेंट का इदारा, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट ट्रेन्स को उसके ऊपर सर्कुलेट करने की परमिशन दे दी, ये प्राइवेटाइजेशन है। अभी बाहर की प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होगी इसमें शायद। लेकिन गवादर तो बाहर को जैसे चाहे वो पीछे प्राइवेटाइजेशन तो की गई है, लेकिन उनकी अपनी नौकरी की वजह से परफॉर्मेंस और दूसरी वजह से कंज्यूमर को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो कहा जा रहा है कि जहाँ महंगाई को बेच दिया जाए रिलेटेड या उससे कुछ ज़्यादा रेट्स कम हो जाए, उसके बारे में अभी क्या है? सर जब मोनोपली हमारे पास होती है ना तो वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, प्राइस को इंक्रीज़ कर दें। अब दूसरी सूरत में जब मोनोपली नहीं हो रही, कंपटीशन हो रहा है, तब भी फिर इससे इन दोनों का जो हल है वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे कि दोनों पार्टनरशिप PPP वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि पब्लिक और प्राइवेट फर्म दोनों मिलके एक ही चीज़ के एक ही मोटिव पे काम करें। PPP are compromises between the benefits of state provision and the needs to provide sector funding and efficiency। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को लाए और उनकी इनोवेशन के साथ पब्लिक को फ़ायदा हो, तो इसमें दोनों काम करते हैं। नेचर ऑफ PPP तो इसी में ही हो गया। रिसीव्ड एडवांटेजेस ऑफ PPP, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि पब्लिक सेक्टर जो वो प्राइवेट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर के लिए काम करे और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जाए। फिर उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ PPP। इसमें यह है कि जो सारा फाइनेंशियल जो दबाव है वो प्राइवेट फर्म के ऊपर होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट फर्म इसमें आने की कोशिश ही नहीं करती PPP में। फिर उसके बाद दूसरी जो इसकी वो है वैल्यूज कॉस्ट ज़्यादा कर देते हैं और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा कर देते हैं, क्वालिटी कम कर देते हैं। ये है वैसे जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कर रहे होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट अकेले कर रहा होता है, जो गवर्नमेंट अकेले कर रहा है। एनी क्वेश्चन? नो। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो टॉपिक्स थे वो सब वो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, जो सीमा की बुक में थे। आप लोग इस स्लाइड को स्टडी करने के बाद भी MCQs क्लियर कर सकते हैं। पूरे टॉपिक में हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है? मार्केट की इंटीग्रेशन, दो फर्म्स आपस में मिल रही हैं। फिर कंसंट्रेशन यानी कि एक फर्म की मार्केट के अंदर वैल्यू कितनी कंसंट्रेशन। फिर हमने इसके बाद पढ़ा मोनोपली, यानी कि अगर कोई ऐसी फर्म हो जाए जो अपने मोनोपली कायम कर ले, जो सोल सप्लायर बन जाए, दूसरी फर्म्स को आने से रोके, तो फिर क्या होगा। फिर हमने पढ़ा कंपटीशन पॉलिसी कि जब बहुत सारी फर्म्स आके कंपटीशन करें तो उस सूरत में क्या होगा। इसके बाद हमने पढ़ी एक्सटर्नैलिटी, जो कि हसन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सही है। उसके बाद हमने एक्सटर्नैलिटीज़ पे गवर्नमेंट का इफेक्ट पढ़ा कि टैक्सेस लगते हैं तो क्या होता है, सब्सिडीज़ लगती हैं तो क्या होता है। फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट प्रोविजन इन प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह हमें बेनिफिट प्रोवाइड करी है और किस तरह हमारे लिए काम कर रही है, फिर प्राइवेट सेक्टर किस तरह करवा रही है हमारे लिए काम, और एंड में हमने दोनों की पार्टनरशिप पढ़ी। इस पूरे चैप्टर में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो अभी पूछ सकता है।
आपका एक सवाल है, सात पूछना चाहते सात कौन है? सात के पूछ रहे सर मैं थोड़ा करीब आ जाऊँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सात की तरफ से एक सवाल है कि ये आपने पूरे टॉपिक है, इसके अंदर मार्केट को ज़्यादा आपने फोकस किया, तो ये कौन सी मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है या हमारी जनरल मार्केट? ये सात का सवाल है जनरल मार्केट है सर, रियल लाइफ मार्केट। ये MCQ नहीं आएगा पेपर में, ये MCQ नहीं आएगा। ये गारंटी है, ये MCQ नहीं आएगा। जनरल मार्केट है या वो वाली, लेकिन फिर भी है तो बाद में एक्सप्लेन कर सकती हूँ टॉपिक के बाद। ये साथ में मैं सवाल जैसे मैं सर ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये जो टॉपिक जो आपने चूज किया ये कौन सी मार्केट है, जनरल मार्केट है या इकोनॉमिक्स की मार्केट? दोनों को इंक्लूड करने का कहीं कहीं जवाब है जनरल है, सर ये बॉर्डर पे आ रही है, इसके जनरल की भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ इकोनॉमिक्स मार्केट की भी चीज़ें हैं। जैसे इंटरनेट वाला टॉपिक था, उसके अंदर क्या मार्केट आ रही थी, प्योर मार्केट गिव एंड टेक वाला चल रहा था। और कुछ जगह पे क्या आ रहा था हमारा कि हम क्या कर रहे हैं एक्सटर्नलिटीज जो सिर्फ लोगों के ऊपर इफेक्ट हो रहा था, तो एक बॉर्डर पे आती है, मिक्स है ये, पार्शियल अच्छा ये वाले जो MCQs हैं ये हमने मॉक से ही लिए हैं, तो ये पेपर में आ चुके हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला MCQ हमारे पास है फर्म फेस कंपटीशन व्हेन द गुड्स दे प्रोड्यूस। फर्म उस सूरत में कंपटीशन फेस करती है जब जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें से ऑप्शन आप देखें, वैसे तो मैंने जो ऑप्शन पढ़े वो इतने क्लोज होते हैं कि मतलब मुश्किल होता है, वो 2-3 एक जैसे लग रहे होते हैं। किसी को इसका आंसर पता है? फर्स्ट ऑप्शन है इज इन अ मार्केट विद नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री। जब वो दूसरी आने वाले फर्म्स के लिए नेचुरल बैरियर दूसरी आने वाली फर्म्स के लिए बैरियर पैदा करें। बैरियर था वो बहुत मैंने बताया था प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, वो क्लेम कर दे कि आपका और हमारा प्रोडक्ट सेम है। लीगल बैरियर्स इस तरह के बैरियर्स प्रोड्यूस करे। अगर वो यूनिक हो, सबसे अलग हो, मोनोपली की एक कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोपली सोल सप्लाई होती है, सबसे अलग हो। फिर इज इन अ मार्केट विद लीगल बैरियर्स टू एंट्री, ये भी है। हैज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। आई थिंक 4 आपने 3 बोले, आप एक्सप्लेन करेंगे 3 क्यों बोला? क्योंकि अगर उसमें वो होगी, उसमें बैरियर्स होंगे, एंट्री नहीं होगी तो वो ज़्यादा लाएगी दूसरी वाली फर्म्स के लिए, तो तभी कंपटीशन कैसे होगा? तब तो मोनोपली हो गई ना। आप अर्शन भाई बताएंगे इसका आंसर? इसका लास्ट वाला आंसर ये है वो हमारे पीछे क्योंकि मैंने जो 3 कंडीशंस पढ़ाई थी उसमें लास्ट वाली कंडीशन थी हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो जब क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली मोनोपली तो होगी नहीं और कंपटीशन फेस करेगी। मैंने सही बताया, सही बताया। मैं 4 का आता ना, 4 ही है। सही बताया मैंने, चेक करो ज़रा अच्छे से पढ़ी ना। सही क्लियर हो गया MCQ? इसके बाद है डैश रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज वन सेलर एंड देयर इज नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट टू द कमोडिटी सोल्ड बाय द पब्लिक। ये बच्चों वाला MCQ है। मोनोपली सही है, सबको समझ आ गया? मैं समझाऊँ इसे भी? नहीं। कितने MCQ सर? 5 तो काफी। Which of the following is not the characteristic? Which of the following does not characterize monopolistic competition? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताई थी 2 तरीके की होती है, एक होती है रेयर, एक होती है फैंसीड। रेयर में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स का फर्क होता है, फैंसीड में हमारे पास सिर्फ साइज या कलर का फर्क हो गया, ये मैंने बताया था। मैनी प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये भी एक बैरियर है। इसके बाद क्या है? एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये। और इसके बाद क्या है? पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कि मोनोपली जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस खुद बना रही होती है, कभी भी इंक्रीज कर देती है, कभी भी डिक्रीज कर देती है। जबकि हमारे पास जो दूसरी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, वो अपनी मर्जी से प्राइस चेंज नहीं कर सकती। तो ये भी एक तरीके से मोनोपली की कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन सी नहीं है? नंबर 3 एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये क्लियर है? यस। Which describes a barrier to entry। अब इसमें से जो है कौन सा जो
इसमें से कौन सा विच डिस्क्राइब बैरियर्स टू एंट्री, तो इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बैरियर्स टू एंट्री में मोनोपोली पैदा करती है नई आने वाली फर्म्स के लिए, उसको बेहतरीन डिफाइन करा है पॉइंट। Firms operating in the market. 1. आप बताएंगे यही सोच रहा हूँ आगे। सर आप बताएंगे? सर आप बताएं। यस जी सर। नहीं पता। सर बाद में बेइज्जती की तो आपने लिख के नहीं दी है। क्यों लग रहा है लास्ट वाला? जो फर्स्ट वाला है वो तो बता रहा है कि अब कोई भी अगर कंपनी आएगी या कोई भी फर्म आएगी तो वो सिक्योर है, वो बैरियर नहीं होगा मेरे हिसाब से। सेकंड में गवर्नमेंट रेगुलेशंस है तो उसमें सब्सिडीज और सारी चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा मैंने इसलिए एक्सक्लूड कर दिया, तीसरा समझ में नहीं आता, चौथे मुझे पहले ही समझ आ रहा है। इसका आंसर है नंबर 1। ओके देखो ये मेरे सारे बैरियर तैयार हैं। ये बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो जी, न्यू अराइवल ये आ रहे हैं उसको आप protect जो नहीं है ना करना। वो वैसे तो ठीक बोल रहे हैं, आप एमसीक्यू का मतलब नहीं समझे। इसमें से पूछ रहे हैं कि बैरियर की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है। ये कह रहा है एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ फर्म फ्रॉम द अराइवल ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन। कोई भी ऐसी चीज जो आने वाली जो मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रही है आने वाली फर्म्स के कंपटीशन से, वो क्या है? वो बैरियर है, तो वो डेफिनेशन करेक्ट है। सही है। अब गॉट इट? हाँ सबको क्लियर हो गया? Protects the fund का मतलब गलत नहीं है। ओके क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। Public franchise creates monopolies by restricting। कोई भी ऐसी फर्म मोनोपोली क्या करके बनाती है, क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट, जब मैं मोनोपोली का ग्राफ समझाई थी तो मैंने बताया था वो क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर देती है। एंट्री प्राइस रिस्ट्रिक्ट कर देती है। नहीं, प्राइस पे तो उसका increase कंट्रोल करती होता है। हाँ जी आप बताएं। एंट्री वलीद भाई आप बताएं। एंट्री 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 रिस्ट्रिक्ट करती है, वो नहीं आने फर्म को बैरियर्स क्रिएट करती है, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो सारे बच्चों वाले थे। इस चैप्टर में जो मोनोपोली का टॉपिक है ना, जो सर ने भी समझाया है बहुत डिटेल में, ये सबसे मेन टॉपिक है। ये इस टॉपिक से बहुत एमसीक्यूज आते हैं जी। वैसे मॉक पे 10 एमसीक्यूज थे तो 6 या 7 तो सब मोनोपोली से ही आए हुए थे। बस